हमने चर्चा की आधुनिक चिकित्सा की और उसके साथ साथ स्वावलंबी चिकित्सा की, और हमने ये पाया कि स्वावलंबी चिकित्साएं अधिक प्रभावशाली है, सरल है, सहज है, सबके लिए है, सब समय है, सस्ती है, पूर्ण अहिंसक है, जिसमें किसी प्रकार के दूसरे व्यक्ति के आलंबन की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी ही एक चिकित्सा पद्धति है एक्यूप्रेशर। भारत के अंदर अनादिकाल से यह चिकित्सा पद्धति हम सहज रूप से करते रहे। जब भी हम घर के काम करते हैं, जितने भी महिलाएं आभूषण पहनती है, हम टीकी लगाते हैं या मोली मानते हैं, गट्टी चलाते हैं, योगा और आसन के अंदर हमारे शरीर के कुछ न कुछ बिंदु निश्चित रूप से दबते रहते हैं। महिलाएं कान के अंदर छिद्र करती है, नाक के अंदर छिद्र करती है। बुढ़ी अम्मा को दबाने से राहत मिलती है। जब कभी हमारा सिर दुखता है तो हम सीधा सिर पर अपना हाथ ले जाते हैं, दबा देते हैं, मालिश करते हैं। सारी बातें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक्यूप्रेशर से संबंधित है। एक्यूप्रेशर का मतलब सही जगह पर सही दबाव देकर जिस पद्धति से हम उपचार करते हैं उसका नाम है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से बना है, एक है एक्यू, एक है प्रेशर। नाम और उसकी परिभाषा चाहे जितनी हो। एक्यू का मतलब एक्यूरेट, प्रेशर का मतलब दबाव। जिस पद्धति द्वारा सही जगह पर सही ढंग से सही दबाव देकर हम प्रभावशाली उपचार करते हैं उस पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। चाइना के अंदर इस पद्धति का विशेष रूप से विस्तार और विकास हुआ जब चीनी यात्री भारत में आए और बौद्ध धर्म की प्रचार के साथ में ये चाइना के अंदर गई, उसका प्रचार और प्रसार हुआ। 20वीं सदी के अंदर जब अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चिकित्सा के बारे में लोगों की जानकारी हुई तो अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान और यहां तक कि आज की तारीख के अंदर दुनिया भर के अंदर इस चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रुझान पड़ा है। इस चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत क्या है? ये चिकित्सा आज विभिन्न माध्यम से ये चिकित्सा पद्धति अलग अलग रूप के अंदर विकसित हो रही है। हम दुनिया को देखते हैं लेकिन कभी हमने अपने आप को देखने का प्रयास नहीं किया। हमारे शरीर की बनावट कैसी है? कभी हमने देखा हमारा शरीर यदि हम दो भाग करते हैं तो एक आंख है, दूसरी तरफ भी आंख है, एक कान है, दूसरी तरफ भी कान है, एक हाथ है, दूसरी तरफ भी हाथ है, एक पैर है, दूसरी तरफ पैर है। ऐसी बनावट क्यों? कभी हमारे दिल और दिमाग के अंदर प्रश्न आया, एक आंख यहां पर है तो दूसरी आंख पीछे क्यों नहीं लगाई, ताकि हम आगे और पीछे दोनों तरफ देख सकते थे। एक आंख यहां लगाई, एक आंख यहां नीचे भी लगा सकते थे ताकि हमें नीचे झुक के नहीं चलना पड़ता। शरीर को देखते ही हमें इस बात का आभास हो जाता है कि जैसा शरीर हमारा बाईं तरफ है वैसा शरीर हमारी दाहिनी तरफ होना चाहिए। जब हम दो व्यक्तियों को देखते हैं जिनके चेहरे मिलते हैं उससे हम ये स्पष्ट समझ जाते हैं कि ये भाई भाई हैं या बहनें हैं। इसी प्रकार शरीर की बनावट को देखकर हमें सहज आभास हो जाता है, जैसी नाड़ियां बाईं तरफ चलती है वैसी नाड़ियां हमारे दाहिनी तरफ भी चलनी चाहिए। इसलिए एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का जो पहला सिद्धांत है, शरीर के बाएं भाग में कहीं दर्द हो, कोई तकलीफ हो, कोई कमजोरी हो तो बाएं भाग में उसी स्थान पर हल्का सा मसाज करने से 20 से 30 सेकंड तक हल्का सा मसाज करने से वह जो संवेदन नाड़ी है उसकी सूचना वहां तक मिल जाती है। हमारे जब कभी परेशानी में होते हैं तो हम सबसे पहले अपने भाई को याद करते हैं, वो हमारी मदद के लिए आता है। इसी प्रकार जैसा बाएं तरफ की नाड़ियां काम करती है वैसा दाहिनी तरफ की नाड़ियां काम करती है। जब एक नाड़ी के अंदर कुछ अवरोध आ जाता है तो दूसरी नाड़ी को हम मसाज के द्वारा एक संदेश भेजते हैं, एक मैसेज देते हैं, जिसके माध्यम से वह सक्रिय हो जाती है। और जब वह सक्रिय हो जाती है तो हमारा सक्रिय के साथ साथ जब वह सक्रिय हो जाती है तो उसका लाभ उसको मिलने लग जाता है। हमारा शरीर आगे और पीछे भी संतुलित है। हम जब आगे झुकते हैं या पीछे जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आगे का भाग आगे और पीछे का भाग पीछे रहता है। जिस प्रकार चुंबक के दो ध्रुव हमेशा साथ साथ रहते हैं उसी प्रकार शरीर
आगे और पीछे भी संतुलित है। जब कभी कोई परेशानी होती है, भाई दूर रहता है, तो सबसे पहले हमारी मदद करने के लिए हमारा पड़ोसी आता है। अतः रोग के समय जब कभी हमें कहीं पर दर्द हो, पीड़ा हो, दर्द और पीड़ा के ठीक पीछे वाले स्थान पर वही मसाज करने से, हल्का सा 20 से 30 सेकंड, 1 से 2 मिनट तक मसाज करने से उस पोर्शंस को राहत मिल जाती है। हम देखते हैं, हम जब कभी अस्पताल जाते हैं, रोगी बीमार होता है और जैसे ही हम उसके पास जाते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, तो हमें रोग में राहत मिलती है। इसी प्रकार जब आगे का उपचार हम पीछे कर सकते हैं और पीछे की तकलीफ हो तो आगे मसाज करने से भी हमें रोग के अंदर राहत मिलती है। हमारा शरीर की बनावट अजीब सी है। शरीर के अंदर कोई भी भाग फालतू का नहीं है। यदि हम शरीर की बनावट देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी समानताएं नजर आती है। हमारे हाथ और पैर के अंदर भी समानता है। हम हाथ की उंगलियों से लिखते हैं, लेकिन भगवान ने पैर में उंगलियां क्यों दी? हाथ और पैर की उंगलियों को और हाथ की समानता को हम देख सकते हैं। हमारे हाथ के अंदर ये 5 उंगलियां हैं, इसी प्रकार हमारे पैर के अंदर भी ये 5 उंगलियां हैं। ये हथेली है, ये पगथली है, ये कलाई है, ये टखना है, ये अपर आर्म है, ये हमारी पिंडी है, ये कोहनी घुटने से मिलती जुलती हुई है, और ये हमारा जो कंधे और कोहनी के बीच का जो भाग है, ये हमारा स्थाई के पोर्शन से मिलता जुलता हुआ है। ऐसी बनावट क्यों दी? हम देख सकते हैं हाथ का संबंध और पैर के संबंध के साथ में कैसा संबंध है। हाथ से हम लिखते हैं, पैर में उंगलियां देने की क्या आवश्यकता थी? शरीर की बनावट को देखकर हम आसानी से ये समझ सकते हैं, इन दोनों के अंदर आपस में कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए। यदि मेरा भाई मुझे मदद न करे, पड़ोसी मदद करने के लिए न आए, तो मुझे अपने ही विचारधारा वाले, अपने समाज के लोगों के पास में मदद लेने को जाना पड़ता है। इसी प्रकार जब, क्योंकि हमारे हाथ और पैर सबसे ज्यादा कर्मेंद्रियां हैं, जब इनके अंदर कोई भी रोग हो जाता है तो हम हाथ का उपचार पैर से और पैर का उपचार हाथ से करते हैं। हाथ की जिस भाग के अंदर तकलीफ हो, पैर में उससे मिलते जुलते उसी भाग पर दबाव देने से हमें रोग के अंदर राहत मिलती है। और जब रोग होता है और उसके लक्षण, अगर पैर के अंदर कोई बीमारी है और हाथ के अंदर भी जब दबाव देने से दर्द होता है, तो इसका मतलब हमारा रोग पुराना है। कोई भी घटना घटती है, पहले उस घटना का उसका ज्ञान हमारे स्वयं तक सीमित होता है, लेकिन धीरे धीरे परिवार वालों को उसका पता चलता है, पड़ोस को उसका पता चलता है, लेकिन वह घटना जब बाहर जाती है तो सारे समाज को पता लग जाता है। इस प्रकार जब दर्द पुराना हो जाता है तो हाथ में की दर्द, हाथ का जो दर्द है, उसको पैर में भी उससे मिलते जुलते ही स्थान पर दबाव देने से हमें दर्द और पीड़ा की अनुभूति होती है। इस प्रकार हम आगे का उपचार पीछे से, बाएं का उपचार दाहिने से और दाहिने का उपचार बाएं से, हाथ का उपचार पैर से और पैर का उपचार हाथ से कर सकते हैं। लेकिन यह तो एक सामान्य सी बात हुई। जैसे जैसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का विकास हुआ, उन्होंने इसके और विस्तार के अंदर गए। शरीर के 2 भाग करने के बजाय बाद के अंदर आज के वैज्ञानिकों ने शरीर के 5 भाग किए, 5 बाईं तरफ और 5 दाईं तरफ। शरीर को 10 जोन के अंदर डिवाइड किया, जैसा कि इसके अंदर दिखाया गया है। यह शरीर ऊपर से लगाकर नीचे तक, सिर से लगाकर पैर तक, सारे शरीर के दोनों भागों को बाईं तरफ 5 और दाईं तरफ 5, इस प्रकार 10 जोन्स के अंदर दोनों को दिखाया गया। और ये सारे जोन हैं, पैर की अंतिम बिंदु और हाथ के अंतिम बिंदुओं पर आकर ये जोन समाप्त होती है। जिस जोन के अंदर कोई तकलीफ होती है, यदि हम उस जोन के अंदर दबाव देते हैं तो सारी जोन प्रभावित होती है। रस्सी का एक सिरा हिलाते हैं तो उसका प्रभाव सारी रस्सी पर पड़ता है। इसी प्रकार शरीर के किसी भाग के अंदर हमने शरीर को 5 भागों के अंदर डिवाइड किया। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 5 भाग। इसी के हाथ में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 भाग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे हाथ के अंदर, पैर के अंदर 5 उंगलियां हैं। इसी में बाएं भाग का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग,
चौथा भाग और पांचवा भाग, हाथ के अंदर भी पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और पांचवा भाग, ऊपर से तक। अब मान लीजिए मुझे इस यहां पर तकलीफ है, शरीर के दाहिने भाग में, इस भाग में मुझे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, ये अंग कमजोर है, तो मुझे क्या करना है? मैं देखूंगा ये कौन सी जोन के अंदर आया हुआ है, ये दाहिनी तरफ कि दूसरी जोन के अंदर मुझे तकलीफ है, तो मेरे दाहिने हाथ के अंदर दूसरी जोन की जो उंगली है, उंगली के अंतिम सिरे के अंदर यदि मैं यहां दबाव देता हूं तो उसका असर यहां पर जाता है। यदि हम कोई स्विच ऑफ कर देते हैं, कोई फ्यूज उड़ जाता है, तो सारी लाइन के अंदर जो भी बत्ती हैं बंद हो जाती है। इस प्रकार दूसरी जोन के अंदर ऊपर से लगाकर नीचे तक कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उसी जोन की संबंधित उंगलियों के अंदर दबाव देकर जिस पद्धति द्वारा हम उपचार करते हैं उस पद्धति को जोनोलॉजी करते हैं। यह पद्धति भी कोई भी दूसरी चिकित्सा करते हुए हम सहज रूप के अंदर अपना सकते हैं, हम स्वयं कर सकते हैं। आज जर्मनी के अंदर हजारों डॉक्टर्स जोनोलॉजी अपनी चिकित्सा के साथ साथ जोनोलॉजी के माध्यम से रोगों का उपचार करने से उनका उपचार बहुत प्रभावशाली हो गया है। जोनोलॉजी का सिद्धांत है जिस जोन के अंदर बीमारी है उसी जोन के अंदर यदि हम उपचार करते हैं तो मनुष्य तो रोग के अंदर शीघ्र राहत मिलती है। प्रश्न खड़ा होता है सारी जोन के अंदर तो कितने ही पॉइंट हैं, इसलिए हम अंगुलियों पर उपचार करने के बाद यदि नाभि के ऊपर कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर हमें हाथ की उंगली के अंदर दबाव देना चाहिए। और यदि नाभि के नीचे के पोर्शंस में तकलीफ है तो पैर की उंगली में दबाव देने से हमें जल्दी राहत मिलती है। जितनी जल्दी एंड पॉइंट से जो पॉइंट पास होगा उतना यदि हम उस पॉइंट को पर दबाव देंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। जितनी सर्किट से फ्यूज से लाइन जितनी नजदीक होगी उसका इफेक्ट और वोल्टेज का इफेक्ट उस पर ज्यादा पड़ता है। और आगे चलें, जिस जोन के अंदर तकलीफ है हम उसी जोन के अंदर यदि दोनों सिर पर आगे और पीछे उसी बाउंड्री लाइन के बाद यदि हम दबाव दें, जैसे मेरी तकलीफ यहां पर है और इस जोन के आगे और पीछे जिस जोन में मुझे तकलीफ नहीं है, जहां दर्द नहीं है, उस जोन के आगे और पीछे यदि मैं दबाव देता हूं तो इस जोन के अंदर हलचल पैदा होती है और इस हलचल पैदा होने से रक्त का प्रभाव सुधरता है और रक्त का प्रभाव सुधरने से जो हमारा जो भाग दर्दस्त है, जो भाग कमजोर है, उस भाग को ऊर्जा मिलती है और उस भाग के अंदर ऊर्जा मिलने से हम स्वस्थ हो जाते हैं। जोनोलॉजी आज के वैज्ञानिकों के हिसाब से, क्योंकि आज के हर व्यक्ति चाहता है मेरा शरीर का कौन से अंग का उपचार मैं कैसे करूं, मेरी आंख कहां है, कान कहां है, तो इसके पश्चात एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का और आगे विकास हुआ और शरीर की जितने भी 7200 नाड़ियां हैं वो सारी नाड़ियां हमारे दोनों हथेलियां और पगथली के अंदर उनके प्रतिवेदन बिंदु आए हुए हैं। शरीर का कोई भी भाग, छोटे से छोटे भाग का सारा शरीर से वैसे संबंध है, लेकिन जो एक्यूप्रेशर हमारे शरीर के अंदर जोन कहीं भी हो और जब हम उपचार हथेलियों के माध्यम से और पगथली के माध्यम से करते हैं, जब हाथ के माध्यम से करते हैं तो उस उपचार को हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। हमारी हथेलियां और पगथलियां हमारे शरीर के अंदर ये शरीर का स्विच बोर्ड की तरह काम करती है। जब हाथ के अंदर उपचार किया जाता है तो उन प्रतिवेदन को हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, और जब पैर पगथली के माध्यम से जब रोग का उपचार किया जाता है तो उसे फुट रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। हम देखते हैं हमारे शरीर के अंदर पैर की बनावट कितनी सुंदर, कितनी अच्छी और इस जोनोलॉजी से कितना अच्छा है। आप देखेंगे ये हमारे ये दोनों पैर हैं, शरीर का बायां और दाहिना ये दोनों पैर है। जोनोलॉजी के हिसाब से बाएं भाग का प्रतिवेदन बिंदु हमारे बाईं तरफ और दाहिने भाग के प्रतिवेदन बिंदु हमारे दाहिनी तरफ आते हैं। जोन का सबसे ऊपर का भाग पहला जोन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सिर के सबसे ऊपर के भाग में है। और यदि इस पहले भाग के जोन के पहले भाग के अंदर कोई तकलीफ हो तो उसका प्रतिवेदन बिंदु पैर के दाहिने भाग के पहले जोन का पहले, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, चौथे का चौथे में और पांचवे का पांचवें जोन के आता है। सिर से नीचे जब हम आते हैं कभी हमें साइनस हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, यहां पानी भर जाता है, नीचे उतरे, इसी जोन के हिसाब से जब हम नीचे आते हैं
तो ये टिप्स ऑफ द फिंगर्स ये उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी जो आंख है दूसरी और तीसरी जोन के अंदर आती है। दूसरी और तीसरी में तो आंख मिली हुई है, और यहां पर भी दूसरी और तीसरी जोन को मिलने वाले जो दूसरी और तीसरी उंगली है, ये हमारे आंख का प्रतिवेदन बिंदु है। ये दोनों आंख के प्रतिवेदन बिंदु है। ये आंख बताई गई है, दोनों उंगली हैं, हाथ के अंदर भी ये आंख के प्रतिवेदन बिंदु है। ये आंख के प्रतिवेदन बिंदु है। ये आंख क्लियरली हम देख सकते हैं, ये दोनों जोन्स हैं, ये हमारे आंख को प्रतिनिधित्व करती है। चार्ट के अंदर ये आंख भी दिखाई गई है। आंख के नीचे, आंख के पास से जब नीचे आते हैं, हमारा कान हमारे किधर की तरफ है? चौथी और पांचवी जोन के अंदर हमारा कान आया हुआ है। तो चौथी और पांचवी जोन हमारी कौन सी होती है? अंतिम दो उंगलियों में आती है। तो चौथी और पांचवी, ये सबसे छोटी उंगली और उसकी पांचवी उंगली है, यह पोर्शन हमारा कान है। कान खाली इतना ही नहीं है, अंदर तक गया है। और सिर्फ ये कान के रिफ्लेक्शन हाथ के अंदर और ये पैर के अंदर कान के रिफ्लेक्शन दिखाई गए। कहने का मतलब ये है कि गले के ऊपर जितने भी हमारे रोग हैं, जितने भी प्रतिबिंब बिंदु हैं, उन सारे प्रतिबिंब बिंदुओं के हमारे ये अंगूठे पैर के अंदर, ये अंगूठे से ऊपर ये जो लाइन है, थ्रोट लाइन है, इसके ऊपर सारे प्रतिबिंब बिंदु आ गए हैं। चाहे हमारा सिर हो, आंख हो, सारे जितने बिंदु हैं, आंख इसके ऊपर, पैर के अंदर इनके प्रतिबिंब बिंदु आ गए हैं। हाथ के अंदर ये जो उंगलियां हैं, उंगलियों का जो अग्रिम भाग है, इस पर ये सारे प्रतिबिंब बिंदु जो हमारे चेहरे पर हैं, सिर पर हैं, वो आ जाते हैं। कितनी अच्छी बात। उसके बाद में हम नीचे आते हैं। हमारे धड़ का पोर्शन, डायफ्राम के ऊपर का पोर्शन आता है। हम देखते हैं ये हमारी जो धड़ है, ये पोर्शन उभरा हुआ है। यहां पर ये पोर्शन उभरा हुआ है। हमारी सीना भी उभरा हुआ है। कैसी बनावट के अंदर एक रूपता है। और शरीर के दाहिने भाग के अंदर मात्र फेफड़ा है और भोजन नली और श्वास नली का थोड़ा सा भाग है। तो इसके अंदर भी इस जो डायफ्राम जो लाइन आ रही है, उभरा पोर्शन है। दाहिने भाग के अंदर हमारे क्या आएगा? हमारा पूरा फेफड़ा। यदि फेफड़े के अंदर कोई तकलीफ होती है तो इस पोर्शन के अंदर अगर हम दबाएंगे तो एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के हिसाब से कुछ दबाने से हमें दर्द और पीड़ा का अनुभव होता है। उसके नीचे आता है यह खड्डा, और यहां भी हमारे डायफ्राम के नीचे पेट खड्डा है। और पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लीवर है, चाहे वो स्टोमच है, चाहे वो पेनक्रियाज है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, सारा जो पाचन तंत्र है, वो सारा पाचन तंत्र इस जगह पर आया हुआ है। उसके प्रतिबिंब यहां पर आए हैं। मैं बैठा हूं, सबसे नीचे का पोर्शन मेरा क्या है? मलद्वार है, रेक्टम है। यहां भी बैठे मेरे सबसे नीचे का पोर्शन ये मेरा रेक्टम, पैर में इसको रेक्टम को रिप्रेजेंट करता है। कुछ अंग हमारे दाहिनी तरफ हैं, कुछ अंग हमारे बाईं तरफ हैं। सही में जो अंग दाहिनी तरफ हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से उन अंगों का प्रतिबिंब बिंदु दाहिने पैर और दाहिने हाथ में ही आता है। पैर की बनावट काफी मिलती जुलती है। पैर के अंदर एरिया ज्यादा है, इसलिए हम पैर के माध्यम से उपचार करना प्रेफर करते हैं। लीवर, गॉल ब्लैडर, इलियसिकल वाल्व और अपेंडिक्स, ये चार भाग हैं जो हमारे शरीर के अंदर दाहिने भाग में हैं। जैसे कि हमारा लीवर ये डायफ्राम के जस्ट नीचे है, दाहिने भाग में आया हुआ है। तो यहां भी ये जो हमारा खड्डा है, इस खड्डे के इस भाग के अंदर हमारा ये पोर्शन ये आया हुआ है, लीवर आया हुआ है। और जो इलियसिकल वाल्व है ये नीचे है, वो नीचे के पोर्शन के अंदर ये इलियसिकल वाल्व दाहिने पैर में आया हुआ है। लीवर के साथ में गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों यहां पर, और इलियसिकल वाल्व और अपेंडिक्स के पॉइंट हमारे यहां पर आते हैं। इसी प्रकार बाएं पैर के अंदर पूरी सिमेट्री है, लेकिन हमारा हार्ट, स्प्लीन और सिग्मोइड कोलन ये तीन भाग मात्र बाएं साइड में हैं। तो रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से बाएं हाथ और बाएं पैर के अंदर ही उनके प्रतिबिंब बिंदु आते हैं। हमारा हार्ट डायफ्राम के ऊपर बाईं तरफ है, तो उसका जो रिफ्लेक्स पोर्शन भी है, तो वो भी पोर्शन हमारा यहां पर है। इसके नीचे तिल्ली है, स्प्लीन है, उसका पोर्शन इसके डायफ्राम के जस्ट नीचे वाला पोर्शन के अंदर यह तिल्ली का पोर्शन आता है। और सिग्मोइड कॉलन, जो कॉलन का जो मोड़ पोर्शन है, वो पोर्शन नीचे की तरफ है। सारी चीजें, और बीच के अंदर हमारे क्या है? रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन हमारे बीच के अंदर है। तो रीढ़ की हड्डी किसी दो भाग होते हैं, दोनों तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी है। इस चीज को हम आसानी से इन चार्टों के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि ये चार्ट के माध्यम से हमने पूरा चार्ट सुने, ये चार्ट का भाग है। ये पहला लेफ्ट साइड का फुट है,
ऊपर के पोर्शन का हमारा साइनस एरिया बताता है। ये दोनों उंगलियों के नीचे का पोर्शन आंखें, यह पोर्शन छोटी वाली उंगली और पास वाली उंगली के नीचे का पोर्शन ये हमारा कान होता है, और कान के नीचे हमारा जो शोल्डर आता है, ये शोल्डर पोर्शन है। बाईं तरफ हमारा हार्ट है, ये हार्ट का एरिया है, और बाकी का एरिया ये फेफड़े का एरिया है। इसी प्रकार ऊपर की जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे के अंदर हमारा ब्रेन है, और जो साइड नेक है, गर्दन का जो साइड का भाग है, वो साइड का पोर्शन जब तक है हमारा पिट्यूटरी, जहां हम तिलक लगाते हैं, ये हमारी पीयूष ग्रंथि है। इस पीयूष ग्रंथि का पॉइंट भी दोनों तरफ होता है। हमारा सर्वाइकल, जिसका प्रॉब्लम, जिस कारण कंधों में जकड़ हो जाती है, ये जो जॉइंट है इस स्थान पर ये सर्वाइकल का पॉइंट है, और उसके साथ ही गले के अंदर हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि हैं, उसके पॉइंट्स भी दिखाए गए हैं। नीचे आते हैं, उसके बाद में जब हम नीचे आते हैं तो ये स्टोमक, पेट दोनों तरफ है, ये पेट का पोर्शन दिखाया गया है, हरा पोर्शन है, ये पेट का पोर्शन दिखाया गया है। ये पोर्शन हमारी जो पीला पीला है ये किडनी है, और ये जो हर एक इसके ऊपर जो है वो एड्रिनल ग्रंथि है। ये डिसेंडिंग कॉलन, जिस कॉलन है, कॉलन का 3 पोर्शन चलते हैं, चढ़ती हुई कॉलन, बराबर कॉलन और गिरती हुई कॉलन, और ये सिग्मॉइड कॉलन ये बाईं तरफ है। 3 अंग, सिग्मॉइड कॉलन, हार्ट और स्पिन, हम देखेंगे कि मात्र इस पैर में, बाएं पैर में आई हुई है, जबकि लीवर, गाल ब्लैडर और इलियोसिकल वाल्व और अपेंडिक्स, ये 2 पोर्शंस हमारे बाएं भाग में आए हैं। चित्र के माध्यम से हम इसे और स्पष्ट, इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, जैसे कि लीवर, ये लीवर का पोर्शन है, ये गाल ब्लैडर है, ये हमारा अपेंडिक्स और इलियोसिकल वाल्व का पोर्शन है, ये हमारा लंग्स का पोर्शन दिखाया गया है, ये जो हमारा पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज हरा पोर्शन जो दिखाया गया है, ये पेनक्रियाज है। ये हमारा लीवर के साथ में ये स्टोमक, ये स्टोमक का पोर्शन है। ये जो बताया गया है, ये हमारा सोलर प्लेक्सस, जो कहते हैं हमारा सोलर प्लेक्सस, जहां पे हमें धड़कन धड़कती है, ये पोर्शन है। और सबसे नीचे की तरफ ये दिखाया गया है बैटिंग, ये हमारा रेक्टम है, ये रेक्टम पोर्शन है। जो पोर्शन हमारा बाईं तरफ है वो बाईं तरफ, और दाईं तरफ है वो दाईं तरफ दिखाए गए हैं। जिस प्रकार पैर के अंदर ये पॉइंट हैं, वैसे प्रतिवेदन बिंदु हमारे हाथ के अंदर भी हैं। हम स्पष्ट देख सकते हैं इन चार्ट के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हाथ और पैर के अंदर सारे पॉइंट हैं। सही में जो आगे का भाग का पोर्शन है उसके पॉइंट आगे की तरफ आ रहे हैं, और पीछे के भाग के जो पोर्शन हैं उसके पॉइंट पीछे की तरफ हैं। पैर में जो बिंदु हैं वो हमारे टखने के ऊपर तक चलते हैं। सही का कुछ भाग है उसके बिंदु हमारे इस पॉइंट्स के अंदर आ सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ये जो राइट पैर है, राइट पैर के अंदर जो लिम्फ जॉइंट है, जो लासिका तंत्र है, जहां से सूजन के समय हमारे जो म्युनिसिपल तरह से जो कचरा बाहर निकालने का है वो लिम्फ ग्लैंड्स की होती है, और ये फेलोपियन ट्यूब का पॉइंट है, ये हमारा हैंड फिगर है। इस प्रकार ये पूरी स्पाइन भी दिखाई, पैर के अंदर पूरी रीढ़ की हड्डी दिखाई गई है, पैरों के अंदर रीढ़ की हड्डी, और इस पोर्शन में इसको रीढ़ की हड्डी दिखाई गई है। हम इस माध्यम से ये ड्रेनेज है, ये हिप्स लोब, ये शरीर का ये पोर्शन है जहां हमारी हिप्स है और लंबर, ये ग्रोइंस पोर्शन हैं। इस पोर्शन को यहां पर दिखाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं शरीर का जितना भी भाग है, सिर से लगाकर पैर तक, सारे प्रतिवेदन बिंदुओं का रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से एक स्विच बोर्ड हथेली और पगथली में है। ये हथेली और पगथली के माध्यम से हम जब भी उपचार करते हैं तो रिफ्लेक्स माध्यम हमारा उसका जो मैसेज है संबंधित अंग में जाता है, और उस संबंधित अंग में जाने से हम रोग को ठीक करते हैं। रोग होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब भी रोग होता है उस स्थान पर हमारी कोशिकाएं नष्ट प्राप्त हो जाती है, रक्त का दौरा बराबर नहीं होता, स्नायु संस्थान बराबर काम करते, और विजातीय तत्व जमा हो जाते हैं। जब विजातीय तत्व वहां जमा हो जाता है, जिस प्रकार एक स्विच है, इस स्विच का कांटेक्ट बराबर न लगे तो क्या होगा, सप्लाई बराबर नहीं मिलेगी, वोल्टेज बराबर नहीं मिलेगा, और जब वोल्टेज बराबर नहीं मिलेगा तो बिजली का जो उपकरण है वो पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर सकता। हमारे अप्राकृतिक खान पान, रहन सहन, आचार विचार, चिंतन मिलन के माध्यम से जो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है, और क्योंकि इनकी अंतिम बिंदु हैं, इन बिंदुओं तक वो नहीं पहुंचती है, तो कुछ क्रिस्टल्स फॉर्मेशंस का यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स, विजातीय तत्व, टॉक्सिन, कुछ भी कहिए अवांछनीय तत्व जब पगथली के अंदर या हथेली में जमा हो जाते हैं
तब हम बीमार पड़ जाते हैं। और यदि किसी विधि द्वारा इसको वहां से हटा दिया जाए, अवरोध को दूर कर दिया जाए, तो जैसे ही अवरोध दूर होता है, प्राण ऊर्जा का प्रभाव ठीक हो जाता है, स्नायु संस्थान बराबर काम करने लग जाता है, रक्त का सुधार ठीक हो सकता है, मांसपेशियों की लचक सुधर सकती है, हड्डियों में आए विकार दूर सकते हैं। और ये सारे प्रभाव हम इस रिफ्लेक्सोलॉजी के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम इसी प्रकार यदि हम और विस्तार में जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे शरीर में जो हृदय से संबंधित जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं वो काम पर हैं। ये हृदय हमारा हृदय से संबंधित, जब कभी हमारे हृदय संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो इन बिंदु पैर के अंदर, बाएं पैर के अंदर और बाएं हथेली के अंदर हम देखते हैं कि हृदय से संबंधित रिफ्लेक्स बिंदु, हृदय और तिल्ली से संबंधित रिफ्लेक्स बिंदु यहाँ दिखाए गए हैं। इसी तरह से जब हम ये देखते हैं कि हमारा शरीर फेफड़े, श्वसन संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, सांस संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, तो हम देख सकते हैं तो सांस का जो पोर्शन है, जो हमारा फेफड़ा है, उससे संबंधित प्रतिवेदन बिंदु दोनों पैरों में है। दाया फेफड़ा दाएं पैर और दाएं पगथेली के अंदर, और बाएं फेफड़े के रिफ्लेक्स बिंदु बाएं पैर और बाएं हथेली के अंदर। इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र संबंधी अगर कोई खराबी हो तो हम किस स्थान पर दबाव दें, कहां पर दबाव दें, तो पैर और पगथेली और हथेली के अंदर उससे संबंधित रिफ्लेक्स बिंदु भी यहां दिखलाए गए। हमें कुछ मालूम नहीं, मुझे शरीर विज्ञान का कुछ ज्ञान नहीं, तो क्या मैं एक्यूप्रेशर कर सकता हूं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो प्राय पूछा जाता है। एक्यूप्रेशर की इस पद्धति द्वारा हम कैसे ठीक करें जिसको क्योंकि हमने कहा था एक्यूप्रेशर बहुत सहज है। पहले एक्यूप्रेशर की दूसरी ब्रांचेज के बारे में हमको चर्चा कर लें, उसके बाद में एक्यूप्रेशर से कैसे निदान किया जाता है, कैसे उपचार किया जाता है और ये उपचार प्रभावशाली क्यों है, इस बारे के अंदर हम चिंतन विस्तार से करेंगे। जब हम कोई मकान बनाते हैं तो हम उसका नक्शा बनाते हैं, कोई मशीन बनाते हैं तो उसका भी पहले हम नक्शा बनाते हैं, कौन सा पार्ट कहां जुड़ेगा। तो दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ मशीनरी है ये मानव शरीर, इसको बनाते समय का इसका नक्शा नहीं बनाया होगा। आज जो भी आकार हैं हमारे, कुछ न कुछ आकार हमें प्रतिध्वनित करते हैं। हम देखते हैं जब मां के पेट के अंदर जब बच्चा होता है, जिस स्थिति में होता है, उसका आकार हमारे कान से मिलता जुलता है। उसका सिर नीचे होता है, और जब सिर नीचे होता है और इसीलिए जब हम कान को, बच्चे के कान खींचते हैं तो उसके सिर में संवेदना पहुंचती है और उसकी स्मरण शक्ति ठीक हो जाती है। आज बहुत से व्यक्ति आकार के माध्यम से भोज्य पदार्थ खिलाकर लोगों की चिकित्सा करते हैं। बादाम का आकार आंख से मिलता जुलता है, बादाम खाने से आंख ठीक होती है। सेव का आकार हमारे हृदय से मिलता जुलता है, काजू का आकार हमारे हृदय से मिलता जुलता है, पपीते का आकार हमारे पेट से मिलता जुलता है, और अखरोट का आकार हमारे सिर से मिलता जुलता है। आखिर ये क्या प्रतिबिंबित करते हैं? जब दो व्यक्ति एक समान रूप से कहीं कहीं मिलते हैं, कुछ समानता होती है, तो उन समानता के आधार पर भी आज उपचार की एक नई दिशा मिली है। इसी ढंग से शरीर के अंदर भी जो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ मशीनरी है, हमारी ये हथेलियां और पगथेलियां हैं, ये हमारे शरीर का एक प्रकार से नक्शा है, ब्लूप्रिंट है। हथेली को देखकर हम स्पष्ट इसकी तुलना हमारे शरीर से कर सकते हैं। जरा हम अपने हथेली को ध्यान से देखें, हमारी हथेली का आकार ऐसा क्यों बनाया? यह आकार क्या प्रतिबिंबित करता है? हमारी जो धड़ चौकोर है और हाथ के अंदर ये हमारे जो पोर्शंस है, ये भाग है, यह भी लगभग चौकोर है। शरीर का यह भाग, शरीर का यह धड़ का भाग और हाथ का भाग लगभग मिलता जुलता है। इसके ऊपर, धड़ के ऊपर हमारी गर्दन और सिर टिका हुआ है। यहां पर भी जो अंगूठा टिका हुआ है, यह अंगूठा हमारा है, वो हमारे गर्दन और सिर का प्रतिनिधित्व करता है। इस धड़ से हमारे दो हाथ बाहर निकलते हैं और दो पैर बाहर निकलते हैं। यहां भी ये चार लंबी लंबी उंगलियां, पतली पतली उंगलियां इससे मिलती जुलती निकल रही है। हम देखते हैं ये हाथ और पैर की बनावट
इसके अंदर आ जाती है। हमारा ये गर्दन है, गर्दन के नीचे वह भाग थोड़ा फूला हुआ है, सीना फूला हुआ है, यहां पर भी यह उभरा हुआ भाग है। यह उभरा भाग हमारे सीने का प्रतिनिधित्व करता है। पेट के अंदर हमारा खड्डा है, यहां पर भी जब हम देखते हैं एक खड्डा पड़ता है। शरीर की बनावट के अंदर कितनी विशेषता है, यह सारी चीज हमें अभिव्यक्त करती है। डॉक्टर ईवो पार्क, जो कोरिया के एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने शरीर के आकार पर पगथली और हथेली के माध्यम से कुछ प्रतिबिंब बिंदुओं का चयन किया, उनकी समानता को स्पष्ट किया। सू का मतलब कोरिया के अंदर होता है हथेली से, और जो का मतलब होता है पगथली से, और उन्होंने जिस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया उसका नाम रखा सुजोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति। सुजोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति रिफ्लेक्सोलॉजी से भी और अधिक सरल और अधिक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। रिफ्लेक्सोलॉजी जहां बिजली के सिद्धांतों पर आधारित है कि सारा बिजली का जो वायरिंग है, सारा वायरिंग एक स्विच बोर्ड पर जाता है, और वहां से यदि हम स्विच को हम ऑपरेट करते हैं तो पूरे सर्किट के अंदर और उस संबंधित उपकरण को हम चालू कर सकते हैं। लेकिन हम आकार के माध्यम से सुजोग के अंदर, इसके अंदर और भी अधिक सूक्ष्म ढंग से शरीर के आकार से मिलते जुलते आकार के माध्यम से रोग को ठीक करने की बात कही गई है। इस चार्ट के अंदर हम देखते हैं, यह हमारा पूरा हथेली का यह चार्ट है। इस चार्ट के अंदर भी आसानी से हम देख सकते हैं यह हथेली का चार्ट। हथेली हमारे किस प्रकार शरीर के अंगों का प्रतिनिधित्व करती है। यह जैसे हमारा अंगूठा है, यह अंगूठे का आकार, हम देखते हैं अंगूठे का आकार हमारे चेहरे से लगभग मिलता जुलता है। यह अंगूठे के अंदर सामने की तरफ हमारे चेहरे के सामने दो आंखें हैं, नाक है, मुंह है, यहां पर भी दो आंखें हैं, नाक और मुंह दिखाया गया है। जो सबसे ऊपर का पोर्शन है, सिर में बाल बढ़ते हैं और यहां पर नाखून बढ़ते हैं। यहां पर भी उसी ढंग से ये चीज दिखाई गई है, ये सिर के बाल दिखाए गए हैं। अंगूठे के अंदर हमारे एक लाइन है, एक भाग क्या हुआ है, एक लाइन ही क्यों है या दो लाइन क्यों नहीं है। हमारे यहां पर एक बहुत खास जॉइंट है, विशेष जॉइंट है, जो गर्दन और सिर को अलग करता है। और ये हमारा जो पहला पोर्व है, यह हमारे सिर से मिलता जुलता है। हमारे चेहरे के दोनों तरफ कान हैं, तो कान के रिफ्लेक्स बिंदु सुजोग के हिसाब से हमारे कहां हुए, दोनों तरफ, अंगूठे के दोनों तरफ कान, ये आंखें, ये नाक, ये मुंह, और ये नीचे का जो गर्दन का पोर्शन है, ये गर्दन का पोर्शन, ये रिफ्लेक्स पॉइंट्स गर्दन के हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर जहां शरीर को बाएं और दाहिने भाग के अंदर विभाजित किया गया है, वहां सुजोग के अंदर अकेली हर हथेली और हर पगथली के अंदर शरीर का सारा भाग आया हुआ है। वैसे भी शरीर का सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग का पूरे शरीर से संबंधित होता है। इसीलिए तो जब हम एक पिंच चबाते हैं, एक सुई चबाते हैं, सारे आंख, नाक, कान सब इन्हें अपना काम छोड़कर और यहां तक मन यहां पर केंद्रित हो जाता है। इसी ढंग से ये चेहरे का ये प्रथम भाग, सारी संवेदना हमारे इस अंगूठे के अंदर आई हुई है। ये हमारा प्रतिनिधित्व करता है, ये हमारे शारीरिक शरीर की एक तरह से पार्लियामेंट है। सारी अभिव्यक्ति का जो प्रतिनिधित्व करता है वो हमारा अंगूठा करता है। इसके बाद में हम देखते हैं ये हमारे जो हाथ हैं दोनों बाहर की तरफ हैं और पैर बीच की तरफ हैं। कैसी सिमेट्री है, तो ये दोनों हाथ, दोनों उंगलियां, ये वाला यह हाथ जो बाईं तरफ उंगली है, बाएं हाथ के अंदर वो बाएं हाथ का प्रतिनिधित्व करती है, और जो छोटी उंगली है वो दाहिने हाथ का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा मैं खड़ा हूं वैसी उंगलियां उन भागों का प्रतिनिधित्व करती है। बीच के अंदर दोनों पैर हैं, यहां पर भी बीच के दोनों पैर हैं। मैंने हाथ को ऐसे करके रखा, ये वाला यह हाथ, ये वाला बायां हाथ, ये वाला बायां पैर, ये वाला दाहिना पैर और ये वाला दाहिना हाथ। हम देखते हैं इस उंगली के अंदर 3 भाग किए हुए हैं। हाथ के अंदर भी 3 जॉइंट हैं, कंधे का जॉइंट, कोहनी का जॉइंट और कलाई का जॉइंट। जहां से ये धड़ से मिलता है, जब पहला भाग जहां धड़ से मिलता है, ये कंधे का पॉइंट है। कंधे और कोहनी के बीच के अंदर यदि हमारे अंदर कोई भी समस्या होगी, कोई भी रोग होगा, तो उसका एक प्रतिवेदन बिंदु सुजोग के हिसाब से इस
पॉइंट और इस पॉइंट इस जॉइंट के बीच के अंदर मिलेगा। ये कौन इस संबंधी कोई समस्या होगी तो उसके प्रतिवेदन बिंदु हम इस पौरे के अंदर, दूसरे पौरे के अंदर हमें मिलेंगे। और यदि ये कलई का पॉइंट है, पहला पौरा कलई का पॉइंट है, ये कलई, तो हमारा कोहनी और कलई के बीच के अंदर यदि कोई भी रोग होगा तो उसका एक प्रतिवेदन बिंदु इस भाग के अंदर अवश्य होना चाहिए। और ये जो पहला पर्व है, हथेली का जो पहला पर्व है, ये हमारी पूरी पूरी हथेली का प्रतिनिधित्व करता है। पुराने समय के अंदर हम हाथ से दातुन करते थे, और जब हाथ से दातुन करते थे हमारे सहज ही एक्यूप्रेशर हो जाता था। लेकिन आज हम दातुन करने का जो तरीका ब्रश से दातुन करते हैं, और उससे हमारे जो दांत और मुसड़े ठीक हो या न हो, लेकिन हमें सहज एक्यूप्रेशर का लाभ नहीं मिल सकता। इसके बाद में ये जो हमारा पैर है, पहला जो जॉइंट है वो हमारा इस पेल्विक बोन का जॉइंट है। उसके बाद ये जो पहली लाइन है ये हमारे घुटने का प्रतिनिधित्व करती है। और जो दूसरी लाइन है, जो ये लाइन है पैर के अंदर, ये हमारी टखने के जॉइंट को करती है। 3 जॉइंट है बाएं भाग के अंदर। ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला भाग घुटने से संबंधित है, ये वाला भाग टखने से ये भाग टखने से संबंधित है। इसी ढंग से ये वाला जो भाग है, दूसरा घुटना, दूसरा एड़ी, ये वाला दूसरी कोहनी और दूसरा टखना। हम इस चित्र के अंदर देख सकते हैं सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स कौन से कहां पर आए हुए हैं। आगे के ऑर्गन्स आगे की तरफ और पीछे के ऑर्गन्स पीछे की तरफ होते हैं। हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं सेकंड कौन सा भाग कहां पर है। जैसे ये जो हमारा जो गर्भाशय है वो आगे की तरफ है, और वो कौन से पोर्शन में है, दोनों पैरों के जस्ट ऊपर, तो ये गर्भाशय को रिप्रेजेंट करता है। इसी ढंग से हमारा जो मलद्वार है जो दोनों उंगलियों के बीच के अंदर है, तो ये हमारा मलद्वार। हम कभी टॉयलेट जाते हैं, कब्जी रहती है, यदि उस समय यदि हम इस पॉइंट पर दबाव देवें, ये मसल्स एक्टिविटी की और उसका संवेदन हमारे सीधा मलद्वार पड़ेगा और हमें टॉयलेट साफ आने लग जाएगा। यह पोर्शन हमारा मूत्राशय का है, मूत्राशय का भाग भी, ये भी जस्ट दोनों उंगलियों के जस्ट ऊपर है, तो यहां पर भी वही दिखाया गया है। इस पोर्शन के ऊपर हमारी आंतें हैं, ये पोर्शन हमारे आंतों का प्रतिनिधित्व करता है। ये पोर्शन हमारा गुर्दा है, गुर्दे का प्रतिनिधित्व करता है। ये पेनक्रियाज का, ये पित्ताशय का, ये लीवर का, ये डुओडेनम का, और ये आमाशय का। हमारा जो उभराव पोर्शन है, हाथ का जो उभराव डायफ्राम के जो पास का वाला भाग है, इसके अंदर हमारे दोनों फेफड़े और हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा इसके अंदर हथेली के अंदर है, वैसे सारे अंग उपांग पगथली के अंदर भी है। हथेली के अंदर सिमेट्री को हम साफ देख सकते हैं, पगथली के अंदर थोड़ी सी बनावट के अंदर फर्क है। अंगूठे का आकार तो वैसे चेहरे से मिलता जुलता है, उंगली के अंदर भी पौर न हो, लेकिन इनका आकार भी उससे संबंधित है, क्योंकि हाथ और पैर के अंदर सिमेट्री है। और कौन शरीर के पैर शरीर में कौन से भाग में कहां पर कौन सा ऑर्गन आया हुआ है, वो सारा हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये स्टोमक, ये भाग हमारा आमाशय से, ये तिल्ली से, ये गुर्दे से, ये हमारी ब्रोंकाइल जो हमारी श्वसन तंत्र है, फेफड़े हैं, उनसे कनेक्टेड है। ये स्वर नली से है, ये हमारा हार्ट से संबंधित है। चेहरे के अंदर ये माउथ है, कान दोनों तरफ है, तो ये कान का प्रतिनिधित्व करता है। ये आंखों, अंगूठे के अंदर ये आंखें भी है। इसी प्रकार ये ब्रेन, हमारा जो शरीर का जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये अंगूठे के अंदर मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, प्रजनन ग्रंथियां हैं, प्रजनन अंग हैं, उनका संबंध हमारे दोनों पैरों के बीच से है। यह यूट्रस, ओवरी जो ग्रंथियां हैं वो है, ये हमारा मूत्राशय से संबंधित है। इस बार ये आंतें, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और ये लीवर, सारे ऑर्गन्स का प्रतिनिधित्व पैर के अंदर भी दिखाया गया है। हथेली और पैर को हम से कुछ 6 भाग से आसानी से देख सकते हैं। इस चित्र के अंदर हम देखते हैं एक छोटा सा नंबरिंग किया कर रखा है। पहले भाग को, जैसा हमारा पहला भाग है, यह पहला भाग हमारे पेट का प्रतिनिधित्व करता है, तो पहले भाग को अपने यहां पर दिखाया गया है। ये जो डायफ्राम का जो ऊपर का भाग है, जो 2 नंबर का भाग है, वो दोनों पोर्शन के अंदर ये उभराव पोर्शन दिखाया गया है। और इसी ढंग से जो हमारे हाथ के अंदर जो 3 जॉइंट हैं, 8, 9, 10, बाएं 10 और
4, 5, 6, 7 ये दोनों 4, 8, 9, 10 और ये दोनों उंगलियों के अंदर और हाथ के अंदर 8 अंदर दोनों पॉइंट उससे मिलते जुलते पॉइंट्स दिखाए गए हैं। इसी प्रकार पैरों के अंदर जो हमारे 14, 15, 16 और 11, 12, 13 ये पॉइंट्स का मार्किंग है। सिमेट्री के हिसाब से दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। इस पर हम देखते हैं आगे का भाग आगे और पीछे का भाग पीछे। एक्यूप्रेशर के अंदर हम एक हथेली से पूरा अपना उपचार कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आता है और वह कहता है कि मेरे कमर में दर्द है। कमर कहां है, आगे या पीछे? कमर पीछे है। और कमर कहां से शुरू होती है? 2 पैरों से शुरू होती है। हम ठीक उसके पीछे अपनी हथेली के अंदर यदि दोनों पैरों के बीच के बाद यहां से हम शुरू करें तो यहां पर निश्चित रूप से जिस व्यक्ति के कमर के अंदर दर्द है उस व्यक्ति के निश्चित रूप से दबाव देने पर वहां पर टेंडरनेस और पीड़ा का अनुभव होता है। सिर में बाल बढ़ते हैं, नाखून अंगते हैं, और इसलिए जब कभी बालों की शिकायत होती है तो हम नाखूनों को रगड़ कर सकते हैं। दांतों की जब शिकायत होती है, हमारे दांत से मिलता जुलता हमारे आकार, ये सारे दांत हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं, एक मिल रहे। और इसलिए जब कभी दांतों में दर्द हो तो जो हमारे नाखून है, नाखून का जो पीछे भाग है, इसमें हम दबाव देकर हम राहत प्राप्त कर सकते हैं। कहने का आशय यही है कि शरीर के जितने भी प्रतिवेदन बिंदु है वो सारे प्रतिवेदन बिंदु हमारी दोनों हथेलियां और दोनों पत्रेमाएं हैं। और इस प्रकार इस विधि द्वारा हम उपचार करते हैं, उसको सुजोग एक्यूप्रेशर कहते हैं। सुजोग एक्यूप्रेशर में और भी अलग अलग ढंग से उसकी पद्धतियां हैं। जैसे एक चींटी होती है, एक पतंगा होता है, वो 3 डायमेंशन होता है। एक उंगली के अंदर भी हमने सारे शरीर को डॉक्टर पार्क ने बताया, खाली एक उंगली के अंदर, जैसे हमारा उंगली है, अगर मैं इस ढंग से बैठता हूं, मेरे एक उंगली के ढंग से मैं बैठ रहा हूं तो सारा शरीर एक उंगली के अंदर आ जाता है। हमारी जो 4 उंगलियां हैं, शरीर की एक एक उंगली हमारे बताया गया है। कौन सा भाग कहां पर, इतना विस्तृत में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वावलंबी चिकित्सक को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसी ढंग से जबकि हमारा छोड़ से बात है, मैंने कहा कि जब हथेली के अंदर हमारा पूरी ये जो पहला पोरो है, इस पहले पोरो के अंदर हमारी हथेली और इस पैर के पोरो के अंदर पगथली आई हुई है, और हथेली और पगथली के अंदर सारे पॉइंट्स हैं। तो जो माइक्रो एक्यूप्रेशर है, जो मिनी एक्यूप्रेशर है, खाली एक छोटे से पहले पोरे के अंदर हमारा पूरा उंगली का यह पहला पोरो है, उसको आगे और पीछे देखते हैं, सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट इसके अंदर दिखाए गए हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि शरीर का सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग हमारे पूरे शरीर से संबंधित है। जितना उपचार सूक्ष्म होगा, कम होगा, उतना उपचार प्रभावशाली होगा। एक्यूप्रेशर की 2 ब्रांचों के साथ साथ कुछ ब्रांचेज और भी हैं। मैं उन ब्रांचों की विस्तृत में चर्चा यहां इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि स्वावलंबी चिकित्सक के लिए उसके लिए विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है। आज जब सहज तरीका उपलब्ध है, लेकिन वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, उस सिद्धांत को समझना भी हमारे लिए आवश्यक है। एक्यूप्रेशर के अंदर जो चीज है, मेड इन एक्यूप्रेशर है। मेड इन एक्यूप्रेशर का सिद्धांत यह है कि शरीर में विभिन्न अंगों में प्राण ऊर्जा के प्रवाह मार्ग को मेरिडियन कहते हैं। कुछ मार्ग हैं, जितने भी अंग हैं, उन अंगों के माध्यम से उन अंगों को विशेष प्रकार की ऊर्जा पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं, जिन्हें क्लियन फोटोग्राफी के अंदर देखा जा सकता है। ये मार्ग जिन्हें मेरिडियन कहते हैं, प्राण ऊर्जा के मार्ग, जिससे जो ऊर्जा फेफड़े में जाती है वो श्वसन का काम करती है, जो लीवर में जाती है वो लीवर का फंक्शन करती है, जो हार्ट में जाती है वो हार्ट के काम को मदद देती है। अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं उसमें प्रभावित होते हैं। मेरिडियन में कुछ प्रभावशाली चेतना के होते हैं, और जब जो मेरिडियन होती है उस मेरिडियन के अंदर कुछ भाग अंदर की तरफ होते हैं, और जो मेरिडियन के बाहर के पॉइंट्स हैं जो हमारे शरीर की सतह पर आ गए हैं, उन पॉइंट्स के माध्यम से वो अंदर के भागों से जुड़ी रहती है, और उनके मान से इन प्रमुख का एक सिरा हथेली अथवा पगथली की उंगलियां होता है, जैसा कि चित्र के अंदर दिखाया गया है। हम देख सकते हैं ये सारे से शरीर में ये मेरिडियन चल रही है, ये सारे सारी ऊर्जाएं हैं, ये मेरिडियन अलग अलग 12 मेरिडियन, जिसका विस्तार से उन्हें हम बाद में करेंगे, जब मेरिडियन के बारे में बातचीत करेंगे तब करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं सारे शरीर के अंदर कितने ही ऊर्जा हैं, सारा शरीर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक क्लोज सर्किट की तरह है, और वह ऊर्जा का प्रभाव उसके अंदर चल रहा है। और इस पद्धति के अंदर इन मेरिडियन की
अलग अलग मेडिन में अलग अलग पॉइंट्स हैं। उन चेतना केंद्रों को अगर जब कभी हम रोगग्रस्त होते हैं तो उस समय वहां पर विकार उत्पन्न रहते हैं, और जब हम उनको विकार को दूर करते हैं तो हमें इस प्रकार के, अगर उन मेरिडियन के ऊपर विशेष बिंदुओं पर दबाव देकर हम जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा करते हैं उसे मेरिडियन एक्यूप्रेशर कहते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो न मेरिडियन पर होते हैं न पक्थिलिम है, लेकिन शरीर के अलग भाग पर होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव शरीर के विशेष रोगों में होता है। जैसे यदि हम इस पॉइंट को दबाते हैं तो कब्जे के अंदर हमें राहत मिलती है। अब ये ना मेरिडियन पे है या किससे है, तो ऐसे भी शरीर के अंदर कितने पॉइंट हैं जिनको हम शियासु पॉइंट कहते हैं, और उस आधार पर शरीर में कुछ प्रतिबिंब न तो स्थानीय होते हैं और न हथेली अथवा पक्थिली में होते हैं और न मेरिडियन में। ऐसे प्रभावशाली प्रतिवेदन बिंदुओं पर दबाव देकर उपचार करने की विधि को शियासु एक्यूप्रेशर विधि कहते हैं। एक्यूप्रेशर की किसी भी विधि द्वारा चयनित प्रतिवेदन बिंदु लोकसभा, राज्यसभा अथवा विधानसभा के सदस्यों की भांति शरीर के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शरीर में संचालित उनसे संबंधित सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। रोग होने की स्थिति में अलग अलग ढंग से अभिव्यक्तिगत व्यक्ति को सावधान करते हैं। शियासु बात हुई। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स स्थानीय होते हैं। हृदय की बीमारी के अंदर हृदय पर कुछ बिंदु होते हैं, तो कान की बीमारी के कान पर बिंदु होते हैं, उन्हें हम लोकल पॉइंट्स कहते हैं, और उसके द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उन्हें कहा जाता है स्थानीय बिंदु, प्रतिवेदन बिंदु के आधार पर एक्यूप्रेशर चिकित्सा। हम देखते हैं एक तरीका और भी है। हमारे शरीर के अंदर कुछ इंटरनल नर्वस सिस्टम है, और जो इंटरनल नर्वस सिस्टम है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और जब उसके अंदर कभी खराबी आ जाती है उसको हम कैसे ठीक करें, कैसे डायग्नोस करें। हमारा जो पैर है और पैर के अंदर जो हमारी उंगलियां हैं, ये 5 जो उंगलियां हैं, यह क्या प्रतिनिधित्व करती है। कभी हमने सोचा ये अंगूठा इतना बड़ा क्यों, ये उंगली इतनी छोटी क्यों, ये सबसे छोटी क्यों। अगर पैर के अंदर अगर उंगलियां दिन थी, सारी उंगलियों का नाप एक सा क्यों नहीं हो, ये अलग है, ये अंगूठा है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी स्वचालित ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, जो अपना आप, चाहे हम सोते हो जागते हो, वो अपने आप काम करता है। खून का प्रवाह हमारे नियंत्रण में नहीं है। बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में है, लेकिन बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो गले के ऊपर जितने भी ऑटो नर्वस सिस्टम है, उन सारे ऑटो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल हमारे इस अंगूठे के माध्यम से कर सकते हैं। उनके प्रतिवेदन बिंदु इस अंगूठे के अंदर मिलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सिर है, जो चेहरा है, इसके अंदर 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, सारी अभिव्यक्ति का माध्यम, सारी से समझने का माध्यम इसके अंदर है। सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए इसका विभाग बहुत बड़ा कर रखा है। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण भाग हमारा आता है डायफ्राम तक, गले से लेकर डायफ्राम तक, जिसमें हमारा हार्ट और फेफड़े हैं। महत्वपूर्ण जरूर है, इसलिए इसके जो ऑटोनॉमस सिस्टम है, इसका सारा प्रतिवेदन बिंदु हमारे दूसरे में आता है। डायफ्राम से लगाकर जो हमारी नाभि है, जिसके अंतर्गत हमारा लीवर, आमाशय, तिल्ली, पेनक्रियाज, आंतों का कुछ भाग और पाचन सिस्टम जो भी आते हैं, वो पोर्शंस हमारी तीसरी उंगली के अंदर उसके प्रतिवेदन बिंदु, इस उंगली के अंदर, तीसरी उंगली के अंदर, मध्यम उंगली के अंदर उसके प्रतिवेदन बिंदु विशेष रूप से मिलते हैं। तो हमारी नाभि और जो हमारी जो रेक्टम है, जो मलद्वार है, उसके बीच के जो पोर्शंस हैं, कोई खराबी है, जितने भी हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, प्रजनन ग्रंथियां हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे किसी प्रकार प्रॉब्लम है, और उसका संबंध यदि हमारी ऑटो नर्वस सिस्टम से हुआ तो उसके प्रभाव बिंदु इस उंगली से संबंधित होते हैं। और यदि पैर के अंदर कोई तकलीफ हो, ऑटो नर्वस सिस्टम को तकलीफ हो, किसी को साइटिका की तकलीफ हो, या ऐसी तकलीफ हो जिसका संबंध ऑटो नर्वस सिस्टम से है, तो उसके प्रतिवेदन बिंदु उंगली लेते हैं। हम देखते हैं पैर इतने लंबे हैं, तब उंगली इतनी छोटी क्यों। किसी व्यक्ति का अगर पैर नहीं भी है तो भी व्यक्ति जी सकता है, लेकिन जिसकी गर्दन नहीं है वो व्यक्ति जी नहीं सकता। तो कितनी अच्छी बनावटी है, जितना ज्यादा महत्व उसी के आधार पर शरीर के अंदर यहाँ पर अधिक भागों की व्यवस्था की गई है। हम स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं कि जितने भी हैं, कि हमने जो बात मैंने कही है उस बातों को हम स्पष्ट हम समझ सकते हैं। शरीर का एक एक आकार, हथेली और पकड़ के अंदर जो भी लाइनें हैं, आज हम हथेली के अंदर जो काम देखते हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से इसका, जो हस्त रेखा विशेषज्ञ होता है वो हथेली देखकर व्यक्ति का भाग्य बता देता है। तो जो मुद्रा चिकित्सक हैं
वह अंगूठे और उंगलियों को स्पर्श कर पंच तत्व का बैलेंस कर देते हैं। यदि हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो अलग अलग ग्रहों के लिए वो अलग अलग रत्न कहता है, और हम किसी उंगली में रत्न पहनते हैं और हमें पता लग जाता है कि उसके अंदर फायदा हो जाए। हमारे शरीर का आज विज्ञान के अंदर इसके बारे में बहुत शोध हो रही है। कहीं पर उभराव भाग है, कोई भी चिन्ह होता है, कहां पर क्या प्रभाव होता है, ये सारी प्रतिक्रिया आज की शोध का विषय है। कोई हमारे कान के अंदर सारे पॉइंट हैं, तो हमारी जो जीभ है उसके अंदर सारे पॉइंट हैं। शरीर के छोटे से छोटे भाग के अंदर एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट हैं। शरीर का सारा भाग संबंधित है, और जब सारा भाग संबंधित है तो जब कभी हम रोग होते हैं, हम कभी बीमार होते हैं, तो एक भाग नहीं पूरा शरीर प्रभावित होता है। इसलिए उपचार करते समय हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम सबसे पहले जाती है हम उपचार कैसे करें। उपचार करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। हमारे पास जैसे कोई व्यक्ति आता है और पूरे करें उपचार, आप जैसे मेरे पास आए, आप देखिए उपचार करें, क्योंकि हमारे हथेली और पगथेली के अंदर सारे पॉइंट हैं। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत कहता है कि शरीर के अंदर रोग का कारण विजातीय तत्वों का जमा हो जाना है, और जब हम किसी स्थान पर दबाव देते हैं, जितनी ज्यादा पीड़ा होती है उतना उस पॉइंट का उस रोग से सीधा संबंध होता है। मैंने कोई भी पेन, पेंसिल या ऐसी कोई भी चीज ले लीजिए जिससे आप देखें धीरे धीरे उतना सहनीय दबाव देते जाइए। दबाव देने के बाद में हम देखते हैं कि कहीं न कहीं या दबाव दिया तो कुछ दर्द की पीड़ा, आपको कहीं दर्द की पीड़ा महसूस हो रही है, यहां क्यों नहीं हो रही है। तो पहला प्रश्न हमारा यह है कि सब जगह दर्द क्यों नहीं आता। जहां दर्द उसका कारण क्या, कहीं पर दर्द ज्यादा और कहीं पर दर्द कम क्यों आता है। हम पूरे हाथ में शरीर में एक पिन का सोमा भाग भी खाली छोड़े, और पूरे हाथ के अंदर हम इसे बिल्कुल धीरे धीरे, जिस प्रकार युद्ध के अंदर एक सैनिक चारों तरफ ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता है, इसलिए एक्यूप्रेशर में निदान करते समय इस बात का ख्याल रखिए हम पूर्ण एकाग्रता के साथ में अपने आप का निदान करें। दबाव उतना देवें जितना कि हमें सहन हो सकता है, लेकिन वह अंदर मसाज तक जाए, और जहां जहां पर दर्द आता है उन दर्दों को हम 3 भागों के अंदर बांट लें। पूरा आगे और पीछे हमें दबाव देना है। एक पिन का सोमा भाग भी खाने देना है। यदि इस हथेली को अगर मैं पानी में डालूं, जहां जहां पर पानी लग जाए वो सारे पॉइंट हमारे इस शरीर के किसी न किसी अंग के प्रतिवेदन बिंदु से संबंधित हैं। और इसलिए जब हम पूरी हथेली के अंदर आगे और पीछे जब पूरा हम उसका निरीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कुछ भागों के अंदर हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। जहां पर दर्द ज्यादा होता है वो प्रतिबिंदु हमारे शरीर के अंदर रोग से विशेष संबंधित होते हैं। जैसे कि परिवार के वे सदस्य जो हमारे रात दिन साथ रहते हैं, उनका संबंध हमारे उन बिंदुओं से होता है। कुछ बिंदुओं पर प्रतिवेदन बिंदु हमारा कुछ कम दर्द होता है, वे परिवार के दूर के सदस्य होते हैं जिन्हें हम कभी कभी बुलाते हैं। लेकिन जहां पर दर्द बहुत कम दर्द आता है वे परिवार के वे सदस्य हैं जिन्हें हम बड़े आयोजनों पर, विवाह शादियों के आयोजन पर बुलाते हैं। इस प्रकार हम 3 कलर की पेंसिल लें, और जहां जहां पर दर्द आ रहा है उस स्थान पर अलग अलग, ज्यादा दर्द पर हम अलग निशान लगा लें, अलग अलग जगह पर अलग अलग निशान लगा लें जहां जहां दर्द आए। और इस प्रकार हम पूरा आगे और पीछे एक पिन का सोमा भाग भी खाली नहीं छोड़ते हुए हम पूरा अपने हाथ का निरीक्षण करें। ये हम स्वयं कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं किसी से। कमरे के अंदर कचरा पड़ा है, कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा, झाड़ू उसको लगना आए या नहीं आए, कुछ न कुछ तो कम करेगा, क्योंकि हमारे दोनों हथेली के अंदर सारे शरीर के सारे पॉइंट हैं। इसलिए हम प्रयास करें, जिस व्यक्ति को स्वस्थ होने की तमन्ना है वो अपना उपचार अपने के लिए हम पूरा स्वयं का निरीक्षण करें। आप देखेंगे आपके बहुत से स्थानों पर दर्द आ रहा है। जहां पर दर्द आ रहा है आज आप स्वस्थ लग रहे हैं, कल कोई भी रोग होगा तो उन्हीं प्रतिवेदन बिंदु के कारण होगा। जो व्यक्ति इलेक्शन के अंदर फॉर्म भरेगा उन्हीं में से कोई व्यक्ति चुना जाएगा। जिसने इलेक्शन के लिए फॉर्म नहीं भरा है वो चल सकता। तो इस पद्धति द्वारा शरीर के अंदर उस समय पता लग जाता है जब रोग की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है। यदि दर्द बहुत मामूली आ रहा है तो भविष्य के अंदर मानसिक नदी है और रोग के परिवार के अंदर
वो उसने मानसिकता दिया, और धीरे धीरे यदि हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो रोग में बढ़ जाता है। इसलिए एक्यूप्रेशर की नाक द्वारा पहले हम जो निदान करते हैं, ये निदान बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सहज है, हर समय हमारे साथ है, एक पैसे की भी आवश्यकता नहीं है, और हम पूरे पूरे रोग के नाम से निदान करते हैं, पूरे पूरे शरीर का निदान करते हैं। कभी कभी क्या होता है, रोग कहीं होता है और उसका कारण कहीं और होता है। घर में वाइफ सीरियस है और उसका मुझे तनाव है, और यदि कोई डॉक्टर मेरा उपचार करना चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर जहां दबाव देने से दर्द ज्यादा आता है, वो आपके शरीर में जो रोग है उसका मुख्य कारण है। यदि आप स्वस्थ हैं और दर्द आता है तो भविष्य में जो बीमारी होने वाली है उनका संबंध उससे है। और इस प्रकार पूरे पूरे शरीर के अंदर जब हम पूरे शरीर के सारे प्रतिवेदन बिंदुओं का निरीक्षण करते हैं तो खाली वो बिंदु मुख्य रोग ही नहीं, रोग के साथ साथ वो बिंदु भी हमारे सामने आ जाते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हैं, परोक्ष रूप से हैं। उनसे एक रोग के पूरे पूरे परिवार का हम निरीक्षण कर लेते हैं। और ये तो निरीक्षण, हमने रोग का निरीक्षण किया, रोग के निरीक्षण करने के बाद के अंदर आता है उपचार का तरीका। जहां जहां पॉइंट आ रहे हैं उस स्थान पर अपने ही हाथ से, यह अंगूठा है, और अपने हाथ से जहां दर्द आ रहा है 20 से 30 सेकंड उतना दबा दिए, अंदर दबा दें। एक दर्द आने का कारण वहां पर विजातीय तत्व है, अवांछनीय तत्व है, वहां पर ऐसे टॉक्सिन जमा है, हमें उन टॉक्सिन को हटाना है। और उन टॉक्सिन को हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने बिल्कुल थोड़ा सा दबाव दे दिया, दबाव देके हम छोड़ देते हैं, बाकी सारा काम सही करता है। हमने स्विच ऑन किया, कभी बिजली का टेलीफोन नहीं करते, कभी हमने स्विच ऑन किया है, आप बिजली भेजना, हम तो खाली शरीर के अंदर एक संवेदना भेजते हैं, और जैसे ही संवेदना आ जाती है बाकी सारा सारा काम अपना शरीर करता है। जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सारे पॉइंट पर हम पहले दिन एक अपना चार्ट बना लें, स्वास्थ्य का एक चार्ट बना लें, हम देख लें कितने पॉइंट पर, बिंदुओं पर हमारे दर्द ज्यादा आता है, कितने पर कम आता है, और कितने पर बहुत कम आता है। ये हमारा एक डायग्नोसिस चार्ट, निदान का चार्ट हो गया। आपका हाथ आपके अपने स्वयं का है, जो चीज आपके एक्सरे और सीटी स्कैन में नहीं आ सकती, जो भावना नहीं आ सकती, वो सारे आपके लिए उपचार इंडिविजुअल है, आपका स्वयं का हथेली है, इसमें गलती नहीं हो सकती। और जब जितना ज्यादा दर्द आता है, जितने ज्यादा पॉइंट पर दर्द आता है, वो पॉइंट रोगी उतना ही ज्यादा है, उतना ही रोगपूर्ण है, और जितने ज्यादा स्थान पर दर्द कम आता है उतने ही हम स्वस्थ हैं। जिस व्यक्ति को कहीं पर दर्द नहीं आता वो अपने आप को स्वस्थ मान सकता है। निदान की ये प्रक्रिया इतनी वैज्ञानिक, इतनी सहज और इतनी सच्ची है कि हमें इसके अंदर बड़े बड़े प्रैक्टिकल से काम दिखता है। और जब कभी ऐसे व्यक्ति हमारे पास में आते हैं जो सालों से बीमार पड़े हैं, एक फेफड़े का रोगी हमारे पास में आया जो 25 साल से अस्थमा से पीड़ित था, सारे दुनिया भर के अंदर जाके उस उद्योगपति ने अपना उपचार किया, लेकिन जब पता न चला और जैसे ही निरीक्षण करते समय हमने फेफड़े के बजाय एक स्थान पर जैसे ही बड़ी आंख का पॉइंट आया, हमने दबाया, व्यक्ति चिल्लाने लग गया। तो हमारे हिसाब से, इस सिद्धांत के हिसाब से, वो जो बिंदु है वो उसका खास बिंदु है। और जब उसका उपचार किया तो एक ही दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही उसको 40% राहत मिल गई। रोग का जो मूल कारण है, जितना एक्यूप्रेशर पद्धति की समझ ना सकते हैं, भले इसके अंदर नामों की व्याख्या न हो, फिर भी इस प्रकार उपचार करने से हम रोग के अंदर बहुत निदान, तो निदान के साथ ही उपचार समाया हुआ है। जो व्यक्ति नए हैं, हम जब स्वयं का उपचार करें तो जैसे पॉइंट इस हथेली में है वैसे उसे दूसरी हथेली में और दोनों पगथली में है। हमें दोनों हथेलियों और दोनों पगथलियों के अंदर अपने उपचार बिंदु करने चाहिए। कोई भी दूसरा चिकित्सक आपके सारे पॉइंट करेगा। आज जब भी आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, जो बीमारी बताते हैं, वो तो उससे संबंधित 1 और 2 पॉइंट करके छोड़ देगा, जिससे उतना लाभ नहीं मिल सकता जितना कि आपको लाभ मिलना चाहिए। जब आप अपना काम, जो काम आप स्वयं कर सकते हैं, जिसके लिए आपको दूसरे की आवश्यकता नहीं है, शरीर विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, रोग क्या है इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, आपका हार्ट खराब है, कैंसर है, कोई भी रोग है, आपको जानने की आवश्यकता है। जहां पर दर्द आता है उसका संबंध आपके रोग से है, वो आपके रोग के परिवार का सदस्य है। यदि उस परिवार के सदस्य को हम अलग कर देते हैं तो रोग दूर हो जाता है। हम जनतंत्र के युग में अच्छी तरह जानते हैं, यदि किसी नेता को हटाना हो तो जिस ढंग से नेता बनता है, चुनाव लड़ेगा, एमपी और एमएलए का सहयोग लेगा, उसके बाद में वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुना जाएगा। यदि उसको हटाना है तो उसके सहयोगी को हटा दीजिए। हम देखते हैं कभी रैली होती है, लाखों आदमी पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं और पुलिस नेता को पकड़ने के लिए सीधी गोली नहीं चलाती, पहले वो हाथ जोड़ती है। और इसलिए एक्यूप्रेशर का जब शरीर उपचार करते समय हम देखते हैं कि शरीर का कोई भाग खाली है ही नहीं। यदि हम दोनों हाथ की और पैरों की मालिश करें, मसाज करें, हाथ और पैर की मसाज करें,
तो भी हम देखते हैं कि हमें एकदम स्फूर्ति आ जाती है। बहुत से ऐसे बिंदु जो सहज उन्होंने अपनी मानसिकता बनाई है, वो बिंदु वहां से चले जाते हैं। जिस प्रकार जैसे ही पुलिस अनाउंसमेंट करती है आगे बढ़ना मना है, आगे बढ़ेंगे तो हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा और भीड़ आदि भग जाती है, नेता की ताकत खत्म होती है। इस बार यदि हम सहज रूप से हमने हथेली और पैर की मालिश भी करें तो भी हमारे शरीर के अंदर बहुत से रोग हैं, रोग का जो परिवार है वो आधा चला जाता है और रोग के अंदर हाथ मिला प्रारंभ होता है। उसके बाद में पुलिस डंडा दिखाती है, फिर डंडा चलाती है, फिर अश्रु गैस छोड़ती है और उसके बाद में हवा में गोली चलाती है, और जब हवा में गोली चलाती है और उसके बाद में नेता को पकड़ती है। आज हम रोगी को सीधा पकड़ना चाहते हैं और नेता को सीधा पकड़ने से रोग का इलाज होता है। आज की जो वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है वो रोग के नाम से, लक्षणों के नाम से उपचार कर रही है, जबकि इस पद्धति के अंदर हम पूरे रोग के परिवार का हम उपचार करते हैं। इसलिए यह उपचार अधिक प्रभावशाली, अधिक शीघ्र, स्थायी और रोग को जड़। लेकिन अफसोस तब होता है जब एक्यूप्रेशर की चिकित्सा करने वाले भी आज की जो हमारे चिकित्सक हैं वो रोग के नाम से उसका उपचार करते हैं और उसका नतीजा क्या होता है, हमें उन डॉक्टरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है जिस नाम से उन्होंने रोग का निदान किया है। हम 2 पॉइंट करने के बाद में उस रोग में राहत मिल सकती है, फायदा मिल सकती है, लेकिन यदि हम उसके साथ साथ अपने सारे पॉइंट जहां जहां पर्दा जाता है यानी उसका उपचार साथ करें तो उपचार बहुत ही प्रभाव सकता है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं यदि 3 दिन तक अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना उपचार कर ले और उसको फर्क न उसमें उसके अंदर रिलीफ मिले, ये असंभव है। पानी पियो और प्यास न बुझे, एक्यूप्रेशर का उपचार करें और हमें राहत मिले, ये संभव नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो रोग के नाम से आज एक्यूप्रेशर जो हमने रिफ्लक्स सर्जरी में जहां हार्ट का पॉइंट आया वहां दर्द आता है और कह देते हैं आपको हार्ट की तकलीफ है। सूजों के हिसाब से उनके प्रतिवेदन बिंदु पर पॉइंट आता है और कह देते हैं आपको हार्ट की तकलीफ है। एक्यूप्रेशर की सिद्धांत के अनुसार रोग के नाम से निदान करना एक्यूप्रेशर सिद्धांत के खिलाफ है, सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति का पिता मर जाता है तो बेटा रोता है, इसका मतलब यह तो नहीं समझ लीजिए कि किसी रोते हुए बेटे को कहते हैं, रोते व्यक्ति को जाकर कह दूं कि तेरा पिता मर गया है। एक्यूप्रेशर का मतलब है जहां पर दर्द आता है उसका मतलब है उससे संबंधित भाग रोगग्रस्त हैं। सही में इतने जगह दर्द क्यों आते हैं? जब हम एक बीमार से पीड़ित हैं इतने जगह दर्द क्यों आते हैं? मैं किसी का पिता हूं, किसी का भाई हूं, काका हूं, मामा हूं, चाचा हूं, नाना हूं, दादा हूं, मेरे अनेक रूप हो सकते हैं। जितना नजदीक का संबंध होगा उतना दर्द और मेरे सुख दुख के अंदर वो व्यक्ति ज्यादा प्रभावी होगा और जितना दूर का होगा उतना कम होगा। सीधा साधा सिद्धांत है। इसलिए एक्यूप्रेशर द्वारा चिकित्सा करते समय हमें एक्यूप्रेशर के मूल सिद्धांतों की तरफ विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। और एक्यूप्रेशर जब दबाने से दर्द होता है तो बहुत से व्यक्ति एक्यूप्रेशर करना छोड़ देते हैं। इसलिए एक्यूप्रेशर के निदान के साथ साथ उपचार के साथ साथ हमने कुछ सहयोगी चीजों को साथ में जोड़ा है ताकि एक्यूप्रेशर और अधिक प्रभावशाली हो जाए। जैसे कि हमें सबसे पहले एक्यूप्रेशर के अंदर अपने अंगूठे उपचार हमारी उंगलियां और अंगूठे से ही करना चाहिए। अपना उपचार तो अंगूठे और उंगली से चाहिए क्योंकि इसके अंदर चेतना है। हम ज्यादा दबाव नहीं दे सकते। जितने भी दूसरे उपकरण हैं वो जड़ हैं और उनके माध्यम से यदि दबाव ज्यादा दिया और कोई भी नाड़ी के अंदर कुछ नुकसान हो गया तो लोग एक्यूप्रेशर के विरोधी बन जाएंगे। हम ये नहीं चाहते। व्यक्ति सही के बारे नहीं जानता है, इसलिए हम उपचार हाथ से और जब स्वयं उपचार करते हैं तो हम ज्यादा उपचार कर नहीं सकते। एक्यूप्रेशर द्वारा हम उपचार कैसे करें? निदान के पश्चात जिन जिन स्थानों पर दर्द आता है उस स्थान पर 20 से 30 सेकंड दिन में एक दफा सहनीय हम दबाव देवें, दबाव हाथ से देवें, जिससे वहां पर जो विजातीय तत्व हैं वह दूर हो जाएंगे, रक्त का प्रभाव ठीक हो जाएगा, स्नायु संस्थान काम करने लगेंगे और जो संबंधित अंग है उसके अंदर ऊर्जा पहुंचने लग जाएगी और हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाएंगे। इस पद्धति की विशेषता है कि जो मुख्य रोग है उसके साथ साथ जितने भी सहयोगी रोग हैं जिनके प्रतिवेदन बिंदुओं पर कम ज्यादा दर्द आता है वो भी वहां से भी हमारे विजातीय तत्व दूर हो जाते हैं और जैसे जैसे वो अलग हट जाते हैं तो उपचार बहुत ही अधिक प्रभावशाली हो जाता है। एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्स सर्जरी और सुजोग एक्यूप्रेशर का जो कि सिद्धांत हथेली और पगथली तक ही सीमित है, बहुत ही सरल है। और जब हम उपचार करते हैं और उपचार
हमें जहां तक संभव हो अपने हथेली से देना चाहिए। लेकिन जब हम असाध्य रोग से पीड़ित होते हैं, रोग बहुत पुराना होता है, हम और बहुत अधिक प्रतिदिन बिंदु आते हैं, हम सारे उन बिंदुओं पर दबाव नहीं दे सकते, हमें दर्द ज्यादा होता है, उस समय कुछ सहयोगी चीजों को हम हमारे साथ में अगर लेते हैं तो उपचार अधिक प्रभावशाली हो जाता है। हम देखते हैं कि जो आंगन हमें साफ करना हो, हम उस आंगन को झाड़ू से साफ कर सकते हैं। लेकिन जहां पर झाड़ू लगाना संभव न हो, किसी ने गंदगी कर दी हो, तो हम वहां पर पानी से धोकर, सोडे से धोकर उस आंगन को साफ करते हैं। यदि पानी से धोना का भी संभव न हो, कहीं पर दरी बिछी हुई हो, गलीचा बिछा हो, हम क्या करते हैं, उस स्थान पर हम वैक्यूम द्वारा, खिंचाव द्वारा भी हम उस कचरे को दूर कर लें तो रोग दूर हो सकता है। मूल प्रश्न यह है कि हमारा जो विजातीय तत्व, जिसके कारण ऊर्जा के प्रभाव के अंदर असंतुलन है, हम उसे कैसे दूर करें। और ऐसे जितने भी साधन जो सहज रूप से उसको दूर करने में सहयोग हो सकते हैं, हमारे उपचार को प्रभावशाली बना सकते हैं, उसमें से एक साधन है दाना मेथी। जहां जहां पर दर्द आता है, उस स्थान पर हम दाना मेथी को लेकर और टेप के माध्यम से उस स्थान पर हम मेथी लगाते हैं। स्थान पर ज्यादा टाइट बांधने की आवश्यकता नहीं है। मेथी को लिया और उस स्थान पर जब हम मेथी लगाते हैं, बिल्कुल सरल ढंग से मेथी को उस स्थान के आसपास का एरिया को हमने मेथी लिया और उस स्थान पर हम मेथी लगा देते हैं। बहुत ज्यादा टाइट बांधने की आवश्यकता नहीं है, खाली स्पर्श चाहिए। हम जानते हैं रेकी चिकित्सा के अंदर आज का जमाना तरंगों का जमाना है, और जो तरंगें मेथी की जो तरंग हैं उस स्थान पर जाती है तो वहां से वो रक्त के विकार को साफ कर देती है। जिस प्रकार जहां बिल्ली होती है वहां चूहे नहीं आ सकते। मेथी वातनाशक है, कफनाशक है, मेथी रक्त शोधक है। इसलिए जहां पर सीधे विकार हैं और यदि उस स्थान पर हम मेथी का स्पर्श करके रख दें, कुछ दाने लगे स्पर्श कर दें, तो वहां से विकार दूर जाते हैं। जिस प्रकार जहां गंदगी है वहां सोडा डालने से, साबुन से घसा सकते हैं, तो मेथी लगाने से उस एरिया की, उस भाग की भी सफाई हो जाती है, वहां से विजातीय तत्व दूर हो जाते हैं और हम स्वस्थ होने लग जाते हैं। उपचार का दूसरा सहयोगी तत्व, सहयोगी तरीका है, हम चुंबक के माध्यम से भी हम उन पॉइंट्स पर उपचार कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि चुंबक के दोनों सजातीय पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। दोनों पोल के अंदर और जो विजातीय तत्व हैं उनमें खिंचाव होता है। इसलिए यदि हम चुंबक का एक भाग नीचे और दूसरा भाग ऊपर की तरफ होकर अगर हम इसको मसाज कर रहे हैं, तो अंदर जो एक फोर्स होगा, उस फोर्स के माध्यम से जो वहां पर विजातीय तत्व हैं वह दूर हटने लग जाएंगे। जिस प्रकार जो स्प्रिंग चलती है उसके अंदर काट नहीं आ सकता, और जब काट नहीं लगा, और इसी प्रकार जब हम चुंबक के माध्यम से इस फोर्स का उपयोग उस दर्द वाले भाग पर करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां से हमें रिलीफ मिलने लग जाती है, चुंबकीय का भी प्रभाव हमें मिलने लग जाता है। तो जहां पर ज्यादा प्रतिवेदन बिंदु हो, डीप प्रतिवेदन हो, उस स्थान पर हम यदि चुंबक के माध्यम से हम पूरे समय थोड़ा हो, उस समय कुछ विशेष बिंदुओं पर उपचार करने के साथ साथ यदि हम चुंबक के माध्यम से भी यदि हम उपचार करते हैं, तो धीरे धीरे वहां से विजातीय तत्व दूर हटने लगते हैं और हमें राहत मिलने लग जाती है। इससे जो एक्यूप्रेशर, हमारा दर्दविहीन एक्यूप्रेशर हो जाता है। हम देखते हैं आज के बहुत से लोग मसाज करते हैं, जहां पर दर्द है उस स्थान पर यदि हम मसाज करें तो वहां से भी विजातीय तत्व दूर होने लग जाएंगे, और उसके साथ यदि हम मैग्नेट लगाते हैं तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। मैग्नेट और मसाज के साथ में जब हम चुंबक लगाते हैं, चुंबक के साथ में चुंबक की मसाज करते हैं, तो हमें बहुत ही जल्दी उसमें आराम मिलने लग जाता है। इस प्रकार विजातीय तत्व को हटाने के विभिन्न तरीके काम में लिए जा सकते हैं। एक तरीका और है, वो है वैक्यूम। जहां पर ज्यादा एरिया के अंदर हमें ज्यादा दर्द आता हो, जैसे हमारे पेट के अंदर कुछ खराबी है और उस पेट के अंदर हमारे पॉइंट्स हैं, तो मैं जिस प्रकार
गलीचे को वैक्यूम क्लीनर साफ करते हैं, यदि मैं एक दबाव देता हूं, मैं देखता हूं यह सारे सारे एक खिंचाव पैदा होता है, और जब खिंचाव पैदा होता है, जब खिंचाव पैदा होगा तो वहां रक्त की सप्लाई बढ़ जाएगी, जहां नाली जाम होगी, हम फोर्स के साथ में जब पानी डालते हैं तो नाली साफ हो जाती है। तो यहाँ पर जब रक्त की सप्लाई बढ़ जाती है तो इस स्थान पर जो विजातीय तत्व हैं वो धीरे धीरे वहां से हटने लगते हैं और एक्यूप्रेशर अधिक प्रभावशाली हो सकता है। लेकिन मूल बात, इस बात को मैं ध्यान रखना चाहिए कि हमें सारे प्रतिवेदन बिंदुओं का अपने उपचार के लिए तो स्वयं पहले प्रयोग करना ही चाहिए। उस प्रयोग करने के बाद में यदि हम ये जितने भी सहयोगी उपचार हैं तो वह अधिक प्रभावशाली होंगे। यदि हम अपने हाथ से अगर एक्यूप्रेशर नहीं करें और मात्र इनका उपयोग करें तो इनका जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ हमें नहीं प्राप्त होता। जिस प्रकार कोई अंक है, एक के बाद में हम जितने भी शून्य लगाएं तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, और खाली शून्य लगाएं तो उसका प्रभाव कंपेरेटिवली कम होता है। हम क्योंकि हमारे दबाव के साथ में हमारी चेतना जुड़ी हुई है। दूसरी बात, जब कभी हम दूसरे व्यक्ति का उपचार करें तो जहां तक संभव हो हमें पैर से उपचार करना चाहिए। हाथ के अंदर एरिया छोटा है, और जब हम पैर से उपचार करते हैं तो एक इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है कि जितने भी संत पुरुष हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, जो अपना अंगूठा किसी को दूसरे को टच तक स्पर्श नहीं कर देते, हमें सहज ही उनकी सेवा का लाभ मिल जाता है। पैर कौन पकड़ सकता है? पैर पकड़ता हुआ जिसके अंदर अहम नहीं हो। घमंडी व्यक्ति पैर नहीं पकड़ सकता, और इस प्रकार इस चिकित्सा द्वारा नर से नारायण बना सकता है। चैतन्य से हम चिदानंद बन सकते हैं। हमारा अहम गलता है, और जब अहम गलता है तो शरीर के अंदर आध्यात्मिक जागृति पैदा होती है। इस प्रकार यह चिकित्सा शरीर के साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़ जाती है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, इस चिकित्सा के माध्यम से हम सभी प्रकार के रोगों का इलाज कर सकते हैं, चाहे उस रोग के नाम का हमें कुछ पता ही ना हो, क्योंकि यह इलाज हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, आज जो 75 से 90% जो रोगों का मूल कारण है, आज के विकसित विज्ञान के पास में उनका कोई इलाज नहीं है, जो हमारी भावनाओं को, हमारे स्वभाव को, हमारे चिंतन मन सारी गतिविधि को प्रभावित करती है, हमारा हार्मोन्स बनाती है, क्योंकि हम दूर से इसको कंट्रोल करते हैं। मैं देश के बड़े से बड़े नेता से मिलना चाहूं, अच्छी योजना है, मैं मिल नहीं सकता, उसका मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीनों लग जाएंगे। लेकिन यदि मैं टेलीफोन के द्वारा उनसे बात करना चाहूं तो सीधा मैं उनके कार्यालय, उनके ऑफिस, उनके घर, उनके पीए तक तो पहुंच जाऊंगा, और मेरे बीच में होगा एक बैरियर। इसी प्रकार शरीर के उन भागों में जिनका हमें ज्ञान नहीं है, जिनकी हमें जानकारी नहीं है, हमें बिजली का इंजीनियर होने के नाते मुझे इस बात का पता नहीं है कि होते भी पता नहीं है, बिजली किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि बिजली कहां से आती है। मैंने बिजली देखी नहीं है, ना वोल्टेज कैसा होता है, ना करंट कैसा होता है, ना फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, लेकिन फिर भी हम बिजली की मशीनों का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति स्विच ऑन करना जानता है, उसको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि बिजली कहां से आ रही है, वायरिंग कैसे है, बिजली का आविष्कार किसने किया। इसी प्रकार जैसे जो दर्द वाला भाग है उस स्थान पर हम दबाव देते हैं तो उसका सीधा सीधा मैसेज हमारे मस्तिष्क और संबंधित भाग में पहुंच जाता है। तो मैंने कहा जैसा कि हम उस व्यक्ति के पास संपर्क करते हैं तो टेलीफोन के माध्यम से उस व्यक्ति से जो उसका जो प्राइवेट सेक्टर है वहां तक तुम सहज पहुंच सकते हैं। उस व्यक्ति को यदि मैं कहूं एक देश की बहुत बड़ी योजना के लिए मेरे पास में एक योजना है, और मैं उस बात को मुख्य जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है उसी को कह सकता हूं, मैं उनके सामने नहीं हूं, उनको कोई खतरा नहीं है, वो उनसे मुझे बात कर देता है, हॉटलाइन से सीधी बात जाती है। जो काम मैं महीनों भर उनसे मिलकर नहीं कर सकता था वो काम सीधे करता हूं। इसी प्रकार एक्यूप्रेशर द्वारा हम रिमोट की तरह हम चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा की जा सकती है, और ये चिकित्सा जहां पर असाध्य रोग हैं, रोग का नाम मालूम नहीं है, उन रोगों का भी उपचार किया जा सकता है। सहयोगियों के हटते नेता अपने आप चला जा सकता है। जिस प्रकार जो गांठ बनती है वो गांठ बोल सकती है, बिगड़ सकती है, टूट सकती है। आज ऐसे सैकड़ों ऐसे रोग हैं, यदि एक्यूप्रेशर द्वारा सही ढंग से उनका उपचार किया जाए तो उनका उपचार सही ढंग से किया जा सकता है। मैंने उपचार किया है अपने हृदय का। जब मेरे यहां
ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, यहां सिर पे 2 टुकड़े हो गए, 26 टांके आए। 3 दिन बाद मैंने बिना कोई दवाई लिए पंडित के अंदर इसी एक्यूप्रेशर के माध्यम से, उन दिन में और कुछ ज्यादा था, एक साधारण विद्यार्थी था, अपने आप को ठीक किया। मुझे जब हृदय रोग हुआ तब भी मैंने इन्हीं पद्धति द्वारा चंद दिनों के अंदर अपने हृदय का उपचार किया। जीवन के अंदर ऐसी बहुत सी घटनाएं आई जो आज के डॉक्टरों के लिए असाध्य थी, लंबा उपचार था, लेकिन एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के द्वारा पूरे शरीर का इलाज करने के साथ साथ अप्रत्यक्ष जो रोग हैं उनको दूर करते ही जो सफलता मिली, उसके साथ में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह चिकित्सा पद्धति आज के युग के अंदर किसी व्यक्ति ये अपनाता है उसके लिए एकमात्र वरदान है। तो हमने इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से, एक बात और है, बहुत से व्यक्ति आजकल शिवोमुख चिकित्सा भी करते हैं, और इसलिए जो शिवोमुख चिकित्सा करते हैं, यदि वो हथेली और पगथली के अंदर जब भी बाथरूम में जाएं, स्नान जाएं, हथेली और पगथली में अपना जो समुद्र है लगा लें और थोड़ी देर बाद उसके बाद में मसाज कर लें, तो जो शिवोमुख और एक्यूप्रेशर दोनों को जो लाभ है मिल जाता है, जो टॉक्सिन्स हैं वो सीधा बाहर निकल जाता है और एक्यूप्रेशर अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इस प्रकार एक्यूप्रेशर पद्धति के साथ में, रिफ्लेक्शन जो सुजोग पद्धति के साथ में मेथी लगाकर, वाइब्रेटर द्वारा मसाज करके, चुंबक द्वारा वैक्यूम क्रिएट कर अथवा शिवोमुख का उपयोग कर हम एक्यूप्रेशर को और अधिक है, हम इस रोग के माध्यम से, हथेली और पगथली के माध्यम से बिना कोई जानकारी हम सारे शरीर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यह भी हमें मालूम हुआ कि शरीर में जब रोग एक है, जिस रोग के नाम से जानते हैं, उसके इतने अधिक पंचव्यापी हैं, उसका कारण क्या है। तीसरी बात, एक्यूप्रेशर उपचार का जो विधि और तरीका है उसका भी हमने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में सीधा साधा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, जो बच्चा है या बुढ़ा है, क्योंकि यह उपचार वो व्यक्ति खुद कर सकता है। उसने हमने एक्यूप्रेशर की प्रभावशालीता के बारे में भी हमने चिंतन और मनन किया। आज जो बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जितने भी एक्यूप्रेशर चिकित्सक हैं उनको अपनी चिकित्सा पर विशेष जितना उन सिद्धांत विश्वास है उतना सिद्धांत विश्वास नहीं आता है। पुराने जमाने के अंदर जो आयुर्वेदिक चिकित्सक थे वो जड़ी बूटी के अंदर समझते थे, नाड़ी व्याधि थे, नाड़ी के बारे में समझते थे, और जो भी वो दवाई बनाते थे उनके ये उच्चारण मंत्रों का उच्चारण कर स्वयं बनाते थे। लेकिन आज आयुर्वेद की दवाएं फैक्ट्री में बनती है, और आयुर्वेद के भी अधिकांश चिकित्सक वही उपचार करते हैं जो कि आज के आधुनिक डॉक्टर जिसका निरीक्षण और परीक्षण करते हैं, और जब वो करते हैं तो उनका आत्मविश्वास स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मैं जैसा कि है, इसलिए एक्यूप्रेशर के अंदर रोग के नाम से निदान करना कदापि उचित नहीं है। एक्यूप्रेशर जितने भी चिकित्सक हैं उनके लिए कुछ खास निर्देश दिए जाते हैं, रोग का प्रचलित नाम के आधार पर उन्हें निदान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, रोग को किसी भी प्रकार की दवा लेने के लिए अपनी तरफ से परामर्श नहीं देना चाहिए। रोगी का उपचार किसी खास बीमारी हेतु नहीं करना चाहिए। बीमार कोई भी आए, जो खास बीमारी है उसका तो हम उपचार करें, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी उसके सहयोगी रोग हैं, जहां जहां भी दर्द आता है, दोनों हथेलियां और पगथली में सारे प्रतिवेदन बिंदुओं पर अपने को स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए उसको उपचार करना चाहिए। चिकित्सक को रोगी के उपचार के बारे में समझाइए, ये पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं, उनकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए। उसके साथ तालमेल, जितना ज्यादा तालमेल होगा उतना उपचार प्रभावशाली होगा। यथासंभव उपचार अंगूठे और उंगली से चाहिए, क्योंकि साथ में चेतना जुड़ी है, और यदि उसको साथ नहीं करता है। और एक बात है, जो गर्भवती महिला है जिनके एक्सीडेंट हो चुका है, उसमें उपचार के समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उपचार नहीं करें, लेकिन उपचार करते समय किसी अनुभवी चिकित्सक की हमें अवश्य सलाह लेनी चाहिए। इस प्रकार एक्यूप्रेशर स्वयं के द्वारा स्वयं का उपचार करने की प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। जिस प्रकार हमारा सांस हम ही ले सकते हैं, हमारा खाना हम ही खा सकते हैं, हमारा भोजन हम ही पचा सकते हैं, हमारे कर्म हम ही कर सकते हैं, रोग हमने पैदा किया है, तो रोग का उपचार हमारे पास ही होना चाहिए। और यही एक्यूप्रेशर, और यदि हम वास्तव से, इसीलिए एक्यूप्रेशर करते समय यदि हम उसके साथ अपनी भागीदारी निभा लें, जो काम हम स्वयं कर सकते हैं
उसके लिए किसी थेरेपिस्ट की आवश्यकता है। लेकिन जहां पर कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनको हम न समझ सकें, न दबा सकें, उनके लिए हम प्रभावशाली किसी थेरेपिस्ट का उपयोग ले सकते हैं। जैसे मुझे कोई कार्य करना है, किसी व्यक्ति की सिफारिश करनी है, लेकिन उस व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए सारा छोटे से छोटा काम हमें करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ करना चाहता है, उन्हें एक्यूप्रेशर के मूल सिद्धांतों को सीखना होगा, समझना होगा और स्वयं का उपचार स्वयं करना होगा। क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई भी दूसरा थेरेपिस्ट बराबर ढंग से, नियमित रूप से उसका उपचार नहीं कर सकेगा। दूसरी बात, यदि हम उपचार नियमित समय पर कर रहे हैं, एकाग्रता के साथ कर रहे हैं, तो उपचार और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इस प्रकार एक्यूप्रेशर के अंदर आज की जो मौलिक चिकित्सा के जो गुण होने चाहिए, जो अच्छी चिकित्सा के जितने भी गुण होने चाहिए, निदान की दृष्टि से, उपचार की दृष्टि से और रोकथाम की दृष्टि से, वो सारे गुण स्पष्ट पाए जाते हैं। इसलिए एक्यूप्रेशर बिना दवा उपचार की प्रभावशाली अहिंसक चिकित्सा पद्धति है। इसके अंदर किसी को भी किसी बात का संशय नहीं होना चाहिए।